नमस्कार। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी आदरणीय मित्रों को उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आज मंगलवार है और आज सायं 7 बजे हम रचना धर्मिता कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में हम किसी वरिष्ठ साहित्यकार से बातचीत करते हैं, उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके लेखन के बारे में और उनकी जो समग्र कार्य होता है उसके बारे में जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है हिंदी जगत के वरिष्ठ साहित्यकार और चिंतक डॉक्टर नरेंद्र कोहली को। अभी मैं इस मंच पर उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूं और फिर हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं मैं। प्रणाम, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में हमारे अब मित्र भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आशुतोष रैना जुड़ गए हैं, अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपका परिचय तो इतना है, उसमें बहुत समय लग जाएगा बताने में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में बताना चाहूँगा कि आपका जन्म जो है 6 जनवरी 1940 में सियालकोट पंजाब में हुआ है और शिक्षा आपकी जो एमए और जो आपने पीएचडी किया है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। इस बीच में बहुत विस्तृत जानकारी है, मैं उसमें समय न गंवाते हुए आपसे सीधे बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अभी जनवरी में आपका जन्म दिवस मनाया गया 6 जनवरी को और उस अवसर पर आपकी जो पुस्तक है सुभद्रा, उसका एक मंच से लोकार्पण भी हुआ। तो एक्चुअली मैं बता दूं आपको, मन से मैं अपनी आज मन की बात बता दूं डॉक्टर साहब आपको, जो मैंने आपसे दूरभाष पर नहीं बताया। मेरा मन था कि उस पुस्तक पर मैं आपको इसी मंच पर सादर आमंत्रित करूं, लेकिन बाद में मुझे अपने साहित्यिक मित्रों से ये पता चला कि उस पर पहले से ही कार्यक्रम रखा गया है। तो मैंने फिर उनसे कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब को फिर मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ, तो उसके बारे में बातचीत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यही जिज्ञासा रखता हूँ। मैं वैसे जिनको मैं यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ उनसे पूछता हूँ कि पिछले 10-11 महीनों से जो ये संकट काल रहा है वो सबके लिए रहा, पूरे विश्व में रहा, हम लोगों के लिए भी रहा। तो इस पूरे समय में डॉक्टर साहब कैसे व्यतीत किया आपने, किस तरह से इसका सदुपयोग किया, क्योंकि घर से बाहर तो जाना नहीं हुआ ना? नहीं जी। मैं वैसे भी बहुत बाहर जाने का इच्छुक नहीं होता, घर घुस्सू आदमी हूँ। और अब चूंकि अवस्था वैसी है, 81 का हो गया हूँ मैं और डायबिटिक भी हूँ, तो परिवार के साथ रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं और कोई ना कोई संकट लेकर के आऊं परिवार के लिए। इसलिए ठीक है कि एक मन का बंधन तो लगता रहा, एक थोड़ी सी घुटन भी होती रही, लेकिन बहुत ज्यादा मैं बाहर जाता नहीं, तो घर में ही रहे। और ये संयोग है कि लिखना कुछ हो गया। और जो आपने एक बात चर्चा की सुभद्रा की, मेरी एक पुस्तक उसी दिन पेंगुइन से, हिंद पॉकेट बुक से, समाज जिसमें मैं रहता हूँ, वो आई है, जो उपन्यास तो नहीं है लेकिन उपन्यास से कम रोचक नहीं है। दूसरी सुभद्रा थी, तीसरी एक जो राजपाल से, उसका नाम सेतु भंजन है, वो है। तो पुस्तकें ये 3 तैयार हुई, एक आध और भी तैयार हुई, तो लगता है कि भाई निरर्थक नहीं गया, समय थोड़ा सा सार्थक ही बीता। अब मित्रों को भी कष्ट है कि वो, मैं उनको घर में नहीं आने देता, मैं उनके घर जाता नहीं, तो ये थोड़ा सा बंधन। और थोड़ी अब तो खैर बंधन से ज्यादा ये ठिठुरन ठंड के कारण घर में सिमटे हुए हैं हम। तो
अब जीवन में 81 वर्ष के जीवन में इस तरह का एक वर्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा। यानी विभाजन के समय मारकाट देखी, कर्फ्यू देखा और विस्थापन हुआ, वो सारा कुछ देखा, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग तरह का रोग था कि हर आदमी आपके लिए अछूत हो जाए, आप उनके लिए अछूत हो जाए, किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी को छूना नहीं, कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई पुस्तक बाहर से आई तो उसको तुरंत छूना नहीं, उसको भी अपने से दूर रखना और लगभग 24 घंटे के बाद छूना। तो इस तरह की चीजें जो थी वो पहले कभी नहीं देखी। तो ये एक विचित्र, अद्भुत कहिए कि, और कोई बहुत स्वागत योग्य नहीं लेकिन ये समय बीता इस तरह से। बहुत आपने उस दौरान में लेखन कार्य तो किया होगा, बहुत लिखने पढ़ने का तो बहुत प्रेरणा मिली होगी उस काल के दौरान। देखिए, पढ़ने का थोड़ा सा कहिए कि अभ्यास कम हो गया। पहले भी बहुत ज्यादा मैं पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आंखें अब 4-5-6 पृष्ठ पढ़ के झप जाती हैं, तो पढ़ने का ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं ये देखता हूँ, विचित्र चीज है कि कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना और हाथ से लिखना ये दोनों ही कम हो गया है। तो मैंने आपको बताया 3 पुस्तकें 4 पुस्तकें जो तैयार हुई, और इसलिए लिखने का तो हुआ है, पढ़ने का कोई बहुत विशेष काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने काफी उपन्यास लिखे, आपने कहानियां लिखी, आपने नाटक लिखे, आपने व्यंग्य लिखे, और इतना विस्तृत साहित्य सेवा आपने की है, बहुत विस्तृत फलक है आपके लेखन का। मैंने आपका एक कथन एक जगह बहुत ध्यान से पढ़ा था कि साहित्य का धर्म पीड़ित के पक्ष में खड़े होना होता है। जी, तो उसको आप थोड़ी सी विस्तार से व्याख्या करेंगे, आपका कहने का तात्पर्य क्या है इस कथन का? ये जो निष्कर्ष है ये वाल्मीकि से है। अब साहित्य की बात करेंगे, लेखन की बात करेंगे, तो पहला नाम तो वाल्मीकि का ही हम लिखते हैं, आदि कवि हैं हमारे। जी। तो जो उनके यहाँ, उनके सामने आश्रम में उनके कहिए कि जो क्रौंच वध हुआ, और क्रौंची जिस तरह से दुखी होकर के पीड़ित हुई और जिस तरह से उसने चीत्कार किया, उससे ऋषि का, कवि का मन पिघला। तो वो व्याध को मार तो नहीं सकते थे, व्याध को रोक भी नहीं सकते थे, उसकी तो आजीविका थी, उसका तो भोजन वही था, इसलिए उन्होंने उसको शाप दिया। तो मैं ये मानता हूं कि आज भी क्रौंच कम नहीं है, आज भी व्याध कम नहीं है, आज भी क्रौंच का वध होता है। लेखक के पास क्या है? लेखक के पास शब्द है, तो वो शब्द लेकर के पीड़ित जो पक्ष है उसके साथ खड़ा होता है, और जो व्याध है उसको शाप देता है। यही तब किया था, यही आज भी करता है, पर उसको अपना पक्ष तो तय करना पड़ेगा, और वो पक्ष पीड़ित का पक्ष है, उसी के पक्ष में वो खड़ा हो सकता है, होना चाहिए। मेरे ख्याल जी काफी विस्तार। जी जी जी। तो अच्छा, हाँ, दूसरी जगह आपने ये भी कहा है कि चाहे तकनीक कितनी भी आए, कितना भी विकसित हो, लेकिन जो साहित्य का उद्देश्य है, साहित्य की जो दिशा है और दशा है, वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो क्या मतलब तकनीक तो एक तरफ बहुत हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उसका बहुत अब दखल हो गया है जी, तकनीक का, और हमारा अगर देखें कि चारों तरफ तकनीक इतना हावी हो रहा है मानव जीवन पर, तो उसके बगैर अगर एक सेकंड भी, मैं एक उदाहरण छोटा सा दे दूं कि सोते हुए भी हमें लगता है कि जब तक मोबाइल हाथ में नहीं रहे पता नहीं क्या होगा, तो हर एक सेकंड के बाद हम मोबाइल को देखते रहते हैं। तो ये तो एक पक्ष रहा मानव जीवन का, जी, और साथ में जो साहित्य है, जो हमारा हित चाहता है, जो मानव जीवन के हित के निहितार्थ है, तो आपका ये कहना है कि हमेशा वो जिंदा रहेगा,
तो जी उसको उसकी व्याख्या करिए, क्या कहने का तात्पर्य क्या था आपका? देखिए, मूल जो इसमें जो तत्व है वो है शब्द। शब्द से ही आगे साहित्य बनता है। और जो आप तकनीक की बात करें तो मैं शुरू करता हूं कि पहले तो ये श्रुति परंपरा थी, आपके पास लिपि भी नहीं थी, शब्द था केवल। लेकिन साहित्य की रचना तब भी हुई जब लिपि आई और लिखा जाने लगा। तो हाथ से लिखने की तालपत्र सही, भोजपत्र सही, फिर कागज आया, फिर छपाई शुरू हुई। तो स्थितियां तो बदलती रही ना, आखिर तो उसमें भी तकनीक आगे आई। और अब अगर कंप्यूटर आ गया या और उस दूसरी तरह की चीजें आ गई, तो शब्द तो अब भी वही है। आप उससे अपने परिवेश के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से जिस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं वो करते हैं। इसलिए अगर शब्द आज तक जिंदा है, आगे आज भी हम देखिए संस्कार ग्रहण करने की बात करते हैं, तो आज भी उठा करके जैसे मैंने कहा कि वाल्मीकि की बात करते हैं, व्यास की बात करते हैं। तो हजारों वर्षों तक ये शब्द है जो उस सारे संदेश को, जिसको हम साहित्य कहते हैं, जीवित रखता है। अब वो तालपत्र के माध्यम से आए, भोजपत्र के माध्यम से आए, कागज के माध्यम से आए, वाणी से आए, तकनीक से आए, किसी से आए, मूल चीज तो वही वही की वही है। ऊपर से परिवर्तन होते चले गए, उसके रूप और आकार बदलते चले गए। नहीं तो वस्तुतः तो तात्विक उसमें भेद कोई नहीं आया इतने वर्षों में भी। इसलिए मुझे लगता है कि साहित्य तो जीवित था, है और रहेगा। उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। तो सीधी सी बात यही है ना कि कंटेंट इज द किंग, यानी जो लेखन है, जो शब्द है, वही आप जी जी कंटेंट कह रहे हैं, जो विचार है। मैं जी 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 शब्द कह रहा हूँ, जी शब्दों जी में ही विचार आएगा। विचार है, जी 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 जी। हाँ, तो वही सर्वोच्च है, वही उसी की प्राथमिकता है, चाहे जी तकनीक कोई भी आ जाए। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हमारा देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा, जहाँ पर बहुभाषीय है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत बड़ा विकास है, बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं। हर 10 पग पर भाषा का स्वरूप बदलने लगता है, नई नई बोली हमारे सामने आती है। तो इस पूरे बहुआयामी जो हमारा ये इतना बड़ा देश है, आप क्या समझते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश में साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए, या साहित्य का जो अपना लोकतंत्र होना चाहिए, उस पर आप कृपा करके अपना विचार दीजिए। देखिए, साहित्य का जो अपना धर्म है, जो साहित्य का अपना स्वरूप है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, भाषा कोई हो उससे क्या अंतर है? उसका लक्ष्य तो वही रहेगा। अगर मैं एक उदाहरण, ये दिनकर का दिया हुआ उदाहरण है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला में लिखा और उसके उससे नोबेल अवार्ड उनको मिला। और दूसरी ओर अरविंद घोष ने अंग्रेजी में लिखा और उसको अपने देश में भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा। वो बात कर रहे हैं भाषा की, अपनी भाषा की, कि जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी भाषा है, आप उसमें लिखेंगे तो आपको अनुवाद के माध्यम से कहिए, किसी और माध्यम से कहिए, आपका विस्तार होगा, आप प्रसारित होंगे, आप दूर तक जाएंगे। और अगर पराई भाषाओं में लिखने का प्रयत्न करेंगे, जैसे ठीक है कि आज अंग्रेजी में लिख के कुछ लोगों को बहुत जल्दी नाम और पैसा सब कुछ मिला, मुझे उससे इनकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सृजन तो अपनी भाषा में ही होता है। बदल जाती हैं भाषाएं तो कोई बात नहीं है। हमने सारा बंगला साहित्य हिंदी में अनुवाद के माध्यम से पढ़ा, हमने गुजराती साहित्य पढ़ा, हमने मराठी साहित्य पढ़ा, अंग्रेजी और फ्रेंच और रूसी तो पढ़ते ही हैं। संस्कृत जो हमारी मूल भाषा रही है, उसका साहित्य भी हम अनुवाद के माध्यम से ही तो पढ़ते हैं। इसलिए क्या अंतर है उससे, कि अगर ये कहा जाए कि भाई भारत में प्रदेश अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनके मूल में जो हमारी संस्कृति है वो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परिवर्तन है। अगर एक बंगाली आदमी है, एक पंजाबी है, एक तमिलियन है, तेलुगु है, जो मर्जी है,
ऊपर से वो अलग अलग होते हुए भी उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो उत्तराधिकार है, वो तो वही है। और वो उनके भी पूर्वजों में वाल्मीकि और व्यास ही आएंगे, जो ठीक है कि कुछ और उनके साथ जुड़ते जाएंगे, कवि और लेखक और नाटककार और दूसरे भी हैं, लेकिन मूल एक जगह आप पहुंचेंगे तो फिर अंततः उपनिषदों तक और वेदों तक ही पहुंचेंगे। इसलिए उससे कोई अंतर नहीं है, मुझे उसमें कोई कभी कठिनाई नहीं हुई। जी, तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर इस पूरे परिवेश में, पूरे आयाम में लेखन का वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए? साहित्य का वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए? लेखन और साहित्य दो अलग चीजें हैं। लेखन तो आप जो मर्जी लिखिए, और आजकल जिसको हम हल्के ढंग से जो कुछ भी लिखा जाता है, पत्रकारिता को भी कहा गया कि जल्दी में लिखा गया साहित्य है, जो कुछ भी है, लेकिन जो मूल गंभीर साहित्य है तात्विक, वो उसका जो लक्ष्य है, जो धर्म है, जो उसका आप ये कहिए कि उसका प्रतिपाद्य जो होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ 1960 से मैं छप रहा हूँ, जी, प्रकाशित जी। हूँ, तो मतलब उस कहानियाँ हिसाब आपकी से आपकी शुरू हुई थी हाँ, 1960 से छपना। जी, फरवरी जी। 1960 में जो छपी, तो लगातार उसके पहले छिटपुट हुआ, लेकिन जी, 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 जी। अनवरत निरंतर, विधिवत रूप से 1960 से। विधिवत रूप जी, से जी। जो है वो तो उस हिसाब से 60 वर्ष मुझे छपते हो गए। तो मैं अपने इस अनुभव की बात कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने पाया कि अगर पूछा जाए कि भाई मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। एक बच्चा खेलता है, सड़क पे खेलता है, मैदान में खेलता है, कहीं खेलता है, उससे पूछिए क्यों खेलता है, तो वो कहेगा मैं तो खेलता हूँ। क्यों खेलता हूँ मुझे नहीं मालूम है। उसी तरह से कला है, कोई चित्र बनाता है, कोई गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई लिखता है, कोई मंच पर है, तो ये जो कला है ये आपके भीतर से आती है और आप स्वयं नहीं जानते हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भाई आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कौन आपके गुरु हैं, कौन आपके संपर्क में थे, आपके परिवार में कोई लेखक था क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इस मामले में बड़ा अद्भुत एक जीवन में अपने देखता हूँ कि मेरे परिवार में तो मेरे पिता को लिखने का शौक था, लेकिन लेखक नहीं थे, और ना किसी लेखक से हमारी रिश्तेदारी। मजे की बात तो ये है ना कि मेरा परिवार चूंकि पंजाब के उस क्षेत्र में से था जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इसलिए वहाँ उर्दू पढ़ी जाती थी और अंग्रेजी पढ़ी जाती थी। हिंदी और संस्कृत से तो किसी का कोई संबंध ही नहीं था। हाँ, महिलाएं, हिंदू लड़कियां जो थी वो हिंदी पढ़ती थी, मेरी बहन ने भी हिंदी पढ़ी, लेकिन हिंदी साहित्य से, और चूंकि उर्दू पढ़ते थे तो किताबें तो पढ़ते थे, मेरे पिता भी पढ़ते थे, मेरे दादा भी पढ़ते थे, लेकिन उस साहित्य से तादात्म्य नहीं हो पाता था। जैसे मुझे एक जगह सिएटल में गया हुआ था, तो वहाँ के विभाग में एक उर्दू के प्राध्यापक ने पूछा कि आपकी आरंभिक पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई पूरी की पूरी उर्दू के माध्यम से हुई, तो फिर आप हिंदी में क्यों लिखते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसका कारण तो सीधा सा है कि इतने वर्षों में मैं अपने पिताजी को वालिद साहब नहीं कह पाया। तो मेरा तादाद में जो है मेरी भाषा से, मेरी संस्कृति से, मेरे अपने चरित्र और अपने संस्कारों से है। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लिए खोजूं कि मैंने क्यों लिखा, तो उसका एक तो सीधी सी बात है अपने आप को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे बड़े भाई ने कहा कि तुमने राम कथा लिखी, तुमने महाभारत पर काम किया, तुमने विवेकानंद पर लिखा। उनका मतलब ये था कि सारे धार्मिक, आध्यात्मिक या उस तरह के जो आदर्श पात्र हैं उन पर क्या मिला तुम्हें। अब ये क्या मिला का उत्तर तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो पैसे के रूप में पूछ रहे थे, यश के रूप में पूछ रहे थे, किस रूप में। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इन सब के साथ रहकर, साथ रहने का तात्पर्य है कि जब मैं उनके विषय में लिखता हूँ तो उनके विषय में सोचता हूँ, उनकी बातें दोहराता हूँ, रात को भी वो मेरे साथ होते हैं, दिन को भी वो मेरे साथ होते हैं। तो मुझे अपने दोष नजर आए। मैं वो व्यक्ति था जो अपने आप को मानता था कि भाई मुझ में कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति यही मानता है कि उसमें कोई दोष नहीं है,
लेकिन इन लोगों के साथ रहकर मुझे अपने दोष दिखाई पड़े। तो मेरे भाई ने कहा, तो लाभ क्या हुआ? जो पहले तो तुम अच्छे खासे थे, अब तुमको अपने दोष दिखाई दिए तो तुम दोषी हो गए, दूषित हो गए, क्या लाभ? मैंने कहा, लाभ उसका यही है कि अगर आपको अपने दोष मालूम नहीं है तो आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। क्या बात दोषों का है जी। पता चला तो उनसे मुक्त होने की बात हुई। तो जी जी जी। साहित्य वस्तुतः अपने आप को निरंतर सात्विक करते जाने की प्रक्रिया है। आप अपने आप जितने हैं, जहां हैं, उससे अधिक सात्विक, अधिक पवित्र, अधिक स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करते जाएं। ये व्यक्तिगत लाभ उसका है, और चूंकि व्यक्ति वही करता है तो समाज में भी वही करना चाहता है। समाज के भी जो दोष हैं उनको देखना, उनको बताना, उनको दूर करना, और समाज को अधिक उदात्त धरातल पर ले जा करके स्थापित करना, साहित्य का लक्ष्य वही है। बाकी प्रयोजन जो हम साहित्य शास्त्र में पढ़ते हैं तो उसमें यश भी है, उसमें धन भी है, उसमें और चीजें भी हैं, लेकिन जो इन सब चीजों से मुक्त होकर के साहित्य का जो काम होना चाहिए, जो है, यदि वो साहित्य है तो वो ये करेगा ही, और जी जी। समाज उसी के माध्यम से अधिक पवित्र, अधिक सात्विक, अधिक उदात्त, अधिक स्वच्छ होगा। अगर ये आप कर पाए तो साहित्यकार का लक्ष्य पूरा हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे एक मित्र किशोर सिन्हा जी जुड़े हैं, तो उन जो जिज्ञासा व्यक्त की थी कि राम कथा पर लिखते समय आपकी क्या चेतना रही है, तो मुझे लग रहा है कि उस पर आपने बहुत अच्छी विवेचना की, बहुत अच्छी तरह से उसको व्याख्यायित किया आपने अभी। जी। तो डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इतना साहित्य लिखा जाता है, और आजकल के समय में जो इतने कंप्यूटर और डिजिटल और इतना तकनीक आ गया है, तो ये पढ़ने वाली जो प्रवृत्ति है, क्या आपको ये चिंता नहीं लगती है कि किताबें पढ़ना व्यक्ति भूल रहा है, उतना नहीं पढ़ पाता है और समय भी नहीं मिल पाता है, और बहुत आसानी से जब उसको ये सब उपलब्ध रहता है अपने सामने, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे पैड के माध्यम से, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन पुस्तकें पढ़ने का जो अभ्यास जो होता था, जो एक व्यक्ति उसकी जो आदत होती थी, उसमें कुछ कमी आ गई है। देखिए, मैं इस आपके प्रश्न के दो खंड करना चाहूंगा। एक तो यही पुस्तकें पढ़ने की, तो मेरा प्रश्न ये प्राय होता है कि जो भी पत्रकार आते हैं वो कहते हैं कि हिंदी का पाठक, पुस्तक की पूरी नहीं लेकिन हिंदी का पाठक कम हो रहा है, हिंदी में पाठक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कोई सर्वे किया है? आपको कैसे मालूम है, क्या आधार है आपकी इस मान्यता का? तो उनके पास कोई सर्वे नहीं है, सुनी सुनाई बात है, हवा में से पकड़ी, और किसी ने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कह दिया। मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि 60 वर्ष का मेरा अनुभव है, और ये मेरी रामकथा जो है इसका पहला खंड 1975 में छपा था, दीक्षा। जी जी जी। 75 से अब तक आप सोचिए कितने हो गए, 25 और 20, 45 वर्ष उस पुस्तक को हो चुके। आज भी उसके 3-3 प्रकाशकों से 4-4 संस्करण छपते हैं। क्यों छपते हैं? क्योंकि बिकते हैं। बिकते क्यों हैं? क्योंकि पाठक पढ़ता है। आप देखिए कि हमारे सारे जो, मैं तो अपने केवल हिंदी के प्रकाशकों की बात कर रहा हूँ, कि उन सबके बेटे बेटियां, बहुएं, दामाद सब इसी व्यवसाय में आए। उन सबके घर बड़े बन गए, उनकी गाड़ियां बड़ी हो गई। कहां से आया पैसा? पुस्तकों से ही आया ना। और पुस्तकों से पैसा आने का मतलब पाठकों से पैसा आया ना। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि हिंदी में पाठक नहीं है या पाठक नहीं है? दूसरा खंड जो है आपका कि भाई ये ठीक है कि वो वही पुस्तक जो पहले मैं एक प्रकाशक को देता था सजल्द, हार्ड बाउंड, और दूसरे को देता था, ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ दूसरे को देता था पेपर बैक या पॉकेट बुक्स, इससे ज्यादा संस्करण नहीं होते थे। अब जो प्रकाशक आपसे वो करता है अनुबंध, उसी में ये है कि वो उसका वाचन जो करेगी, जो पुस्तक उसको क्या कहते हैं,
वो पुस्तक भी और जो उसको दृश्य के रूप में भी, जो अन्य जितने भी, वो कहता है जितनी विधाएं हैं और जितनी विधाएं भविष्य में होंगी, उन सब के लिए आप मेरे साथ अनुबंध कर रहे हैं कि आप ये किसी को नहीं देंगे। तो हम जानते हैं कि भाई अब तरह तरह से वो पुस्तक पढ़ी जा रही है। आप चाहे हाथ में पुस्तक लेके कागज की पुस्तक पढ़ें, चाहे आप कंप्यूटर पे पढ़ें, चाहे आप उसको फोन पे पढ़ें, चाहे आप क्या वो जो एक पुस्तक के रूप में जैसे आपके पास आता है, पेज पलटते जाते, उसका क्या नाम है, मैं इस समय नाम बहुत सारे भूल जाता हूँ इस उम्र में आकर के तो ये कठिनाई मेरे साथ है, आपको भी सहन करनी होगी। तो ये जितने भी प्रकार से पुस्तकें आती हैं, कोई एक तो संस्करण नहीं रह गया उसका, 10 तरह से वो, और वो आपसे पहले लिखवा लेते हैं कि अब आप और किसी को ये नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले एक प्रकार से लोग पुस्तक पढ़ते थे, अब 10 प्रकार से पढ़ते तो हैं, साहित्य तो उन तक पहुंचता है, वो साहित्य की मांग तो कर रहे हैं, तो फिर उसमें परेशान होने की क्या बात है। कोई कैसे भी पढ़े। मेरा छोटा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा जो कार्तिकेय आपके सामने था, ये पुस्तकें बहुत पढ़ता है, जी साहित्य जी भी, इतिहास भी, वैसे अर्थशास्त्र का है। मेरा छोटा बेटा जो है, जो इस समय सिएटल में है और कंप्यूटर इंजीनियर है, वो जिसको हम कहते हैं ना, मुद्रित अक्षर नहीं पढ़ता था, तो हम कहते थे पढ़ेगा ही नहीं, लेकिन वो हम्म। कंप्यूटर की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन और स्क्रीन पर पढ़ता है। क्या बात आज तक वो उस तरह से, तो वो कम पढ़ा लिखा नहीं है, उतना ही वो भी पढ़ता है, लेकिन वो उसके माध्यम अलग हैं उस तरह से। तो ठीक है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसके घर में पुस्तकें नहीं हैं या वो पढ़ता नहीं है। किसी रूप में पढ़े, अगर साहित्य पढ़ा जा रहा है तो मुझे उससे संतोष है। बिल्कुल, बहुत ही आश्वस्त किया आपने। और मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी जो हमारी है, तो उनको भी आपकी बात सुननी चाहिए। और पुस्तकें पढ़ने की आदत जितनी रहेगी, उतना व्यक्ति और संपन्न होता है उसका, और उनकी जो बुद्धि है और उनका जो जी, विवेक है ज्यादा खुलता है, उसमें एक कोई संदेह एक नहीं। बात जी मैं जी और जोड़ दूं इसमें, जी डॉक्टर असल साहब। में कि हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं ना, कि जी हर जी व्यक्ति पढ़े, भगवान ने हर व्यक्ति को पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया है, अच्छा अच्छा। हर जी जी व्यक्ति नहीं पढ़ता है। और जो लोग पढ़ते हैं, मजे की बात है कि अब अजित कुमार मेरे पड़ोसी थे, बिल्कुल 100 गज जी के जी अंदर जी उनका मकान था, जी जी उन्होंने जी मेरी जी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। जी जी मैंने उनको जो 2-4 दी भी, उन्होंने आगे पीछे करके उनको टाला, पढ़ा नहीं। मैं मानता था कि उनके मन में शायद मेरे प्रति विरोध है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि उनके मन में मेरे लिए विरोध नहीं है, रुचि भेद है। अच्छा उनको, ऋषि में। वो जब पढ़ते थे, मेरा अगर महासमर का खंड उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं आपके भीष्म को पढ़ता हूँ तो मेरे मन में अपना भीष्म जागने लगता है। क्या बात है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने, मेरी पुस्तक मत पढ़िए, आप अपने भीष्म पर लिखिए। तो जिस आदमी के अपने मन में भीष्म है, वो मेरे भीष्म को कैसे स्वीकार कर लेगा। तो ये तो मैं साहित्यकार की बात कर रहा हूँ, ये लेकिन तो एक पुस्तकें पढ़ने मनोवैज्ञानिक वाले तो पक्ष कहा बड़े, आपने। जी जी जी। हाँ, कि कोई दर्शन शास्त्र पढ़ता है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, और जो साहित्य भी पढ़ता है, आवश्यक तो नहीं कि वो उपन्यास ही पढ़े, वो नाटक पढ़ता है, कविता पढ़ता है, और जो कवि है वो, उसको कविता पढ़नी चाहिए, और जो उपन्यासकार है, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि सारी विधाएं हम पढ़ें तो हम ज्यादा संपन्न होते हैं, अगर सारी विधाएं पढ़ें। मेरे बहुत सारे शिष्य जो व्यंग्यकार हैं, उन्होंने अपने आप को व्यंग्य तक सीमित किया, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि नहीं, लिखो चाहे केवल व्यंग्य, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पढ़ो सब कुछ। अपना जो तुम्हारा क्षितिज है उसको व्यापक करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सारी विधाएं पढ़ें। और लेकिन रुचि तो है आपकी, तो रुचि भेद जो है, जो वैविध्य है, जो प्रकृति ने लोगों को अलग अलग ढंग से बनाया है, उसे जी आप जी कैसे कहेंगे सबको कि पढ़ो, और मेरे अपने पोते मेरी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम कहते हो पढ़ो ना भाई, कुछ भी पढ़ो, मुझे नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ो, पढ़ तो रहे हो, पढ़ रहे हो, हमारे लिए संतोषजनक है, उससे ज्यादा। और ये जो हमारी अपेक्षा है ना कि हर आदमी ये पढ़े,
और मेरी पुस्तक अवश्य पढ़े। कुछ लोग जो इसलिए नाराज होते हैं कि उनकी पुस्तक, अच्छा, समकालीन जो लेखक हमारे हैं, मेरे ही वय के और मेरे आसपास के, अगर उनसे बात की जाए ना, तो पता आपको चलेगा कि किसी ने किसी की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है। वो चाहते हैं कि उनकी पुस्तक पढ़ी जाए, लेकिन वो दूसरे को नहीं पढ़ेंगे। मेरे लिए भी कहा जा सकता है ये कि मैं सबको, बहुत सारे नए लेखक कहते हैं कि आपने मेरी पुस्तक पढ़ी, तो अब उनके मुंह पर नहीं कह सकता, लेकिन मन में तो ये होता है ना कि भाई मैं पढ़ूंगा तो वही जिससे मुझे कुछ प्राप्त होगा, जिससे कुछ तृप्ति होगी, जिससे मेरा विकास होगा। तो तुम्हारा जो लिखा हुआ है, जो अभी पक्का भी नहीं है, पक्का है, या मेरे लिए कम से कम मेरा स्तर जो है वो उससे ऊंचा, मैं उसको दे सकता हूँ, उससे ले कुछ नहीं सकता, तो उनको पढ़ के अपना समय नष्ट क्यों करूं? मेरे क्या पास बात। समय बहुत कम है जीवन के उस रूप में, कह रहा हूं कि अब 81 का मैं हो गया और मेरे पास कितना समय है और मेरे पास काम कितना है। तो ऐसे में मैं वही पढ़ूंगा ना, तो जो मेरे काम आएगा, जो मेरे लिए लाभदायक है। उपनिषद पढ़ूंगा मैं किसी नए लेखक की ऐसी पुस्तक क्यों पढ़ूं? जैसे पौराणिक लेखन है, मैंने पौराणिक बहुत लिखा, बहुत लिखा, तो जी लोग ये जी जी। मानते हैं कि जिसने भी पौराणिक कथानकों को लेके लिखा, वो अपनी पुस्तक मुझे भेजता है और चाहता है कि मैं उसको रुचि से पढूं। अभी पिछले दिनों एक यहीं के नोएडा के एक लेखक की पुस्तक आई थी, नाम लूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा, लेखक का भी और पुस्तक का भी, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। तो वो मुझे अमेरिका से एक मित्र ने कहा कि भाई इसको पढ़ लीजिए, कम से कम अपना आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने उसके 20, 25, 30 पृष्ठ पढ़े। मुझे उसमें भाषा के दोष दिखाई दिए, मुझे उसमें तथ्यात्मक भूलें दिखाई दी। मुझे लगा कि वो महाभारत को या तो उसने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो समझा नहीं है, तो फिर उसको लिखने का कोई अधिकार नहीं। अब ऐसे उपन्यास के 500 पृष्ठ में क्यों पढ़ूंगा? 30 पृष्ठ पढ़ के मैंने छोड़ दिया और उसको लिख दिया वो सारा कुछ। अब ठीक है कि वो जीवन भर मेरा मुंह नहीं देखेगा, मुझसे रुष्ट रहेगा, संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सच नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा फिर? इस उम्र में भी सच नहीं बोलूंगा, क्या केवल बात है। लोगों को बहकाऊंगा, उनको कोई नहीं बतलाएगा कि उनके दोष क्या हैं। मैं जितनी पुस्तकें आजकल, अभी मेरे मेज पर 5-6 पुस्तकें हैं जिनको मैंने थोड़े थोड़े पढ़ के छोड़ा, कलम लेके बैठता हूँ, उनमें इतनी भाषा के इतने दोष हैं। प्रूफ रीडिंग की गलतियां अलग हैं, उनकी अपनी भाषा के दोष हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ लेखक को मैंने कहा कि भैया मुझे एक बात बतलाओ, वह और वे का अंतर समझते हो? वह एक वचन है और सम्मानजनक नहीं है उस तरह से, जिसका सम्मान आप करते हैं उसको आप वे कहते हैं और वे बहुवचन भी कहते है। हैं, जी उसी जी जी। तरह यह है, ये है, आप सब गड़बड़ किए जा रहे हैं, वो और ये किए जा रहे हैं। आपको जब इतना भी नहीं मालूम है तो आप उस भाषा की जो सूक्ष्मता है उसमें कैसे जाएंगे? और भाषा आजकल, ठीक ठाक भाषा लिखने वाला, मैं कोई बहुत परिष्कृत और उस तरह की परिनिष्ठित की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक भाषा लिखने वाला आदमी भी खोजना उतना ही मुश्किल है जितना कि कहा जाता था ना कि हमारे यहाँ शेरों की संख्या कम हो गई है, शुद्ध हिंदी लिखने वालों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। और जब आप किसी को कहें, एक 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का व्यक्ति, उसको आप कहें कि तुमको हिंदी नहीं आती, तो उसको तो आग लग जाती है। लेकिन सच्चाई यही है, वो अब सीखने को तैयार नहीं है, उससे स्तर सारा का सारा गिरता है। अब अखबार पढ़ करके, हमारे बचपन में होता था कि आपको भाषा सीखनी है, समाचार पत्र पढ़ो। अब यह है कि भाषा विकृत करनी है, समाचार पत्र पढ़ो। अंग्रेजी में उतना नहीं है लेकिन हिंदी में बहुत है। रोज के रोज एक दिन में आपको एक समाचार पत्र में 20 गलतियां ऐसी मिलेगी, और गलतियां तो गलतियां हैं, उसके साथ ये शब्दावली को जो विकृत किया जा रहा है। अब हिमपात शब्द नहीं है आपके पास, आपको ज्ञान नहीं है उसका। आप बर्फबारी लिखते हैं, और बर्फबारी लिखते हैं तो लिखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अमरनाथ को भी, भगवान शिव के अमरनाथ को भी बाबा बर्फानी लिखते हैं। कहाँ गया वो सारा सम्मान, वो भक्ति, वो श्रद्धा जो अमरनाथ में है? अब बाबा बर्फानी कर रहे हैं, कल को कुछ और कर देंगे। जन सैलाब लिखते हैं आप लिखते हैं कि मैं आपकी खिलाफत कर रहा हूं। खिलाफत खलीफा का राज्य होता है, खिलाफत का मतलब विरोध नहीं होता है
कहते हैं कि आपको पद्मश्री से नवाजा गया। मैं उनको कहता हूँ नवाजने वाला कौन है भाई? मुझे नवाजने वाला तो एक ईश्वर है, लेकिन उनको नवाजना शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, वो लिखते हैं। इस तरह की भाषा जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की सब मिला करके एक विकृत सी भाषा का निर्माण जो कर दिया है इन लोगों ने। आपको मालूम होगा कि पत्रकार की भाषा यही होगी कि वो वहां व्यक्ति गया और उसने उसके बलात्कार के कर्म का घटना को अंजाम दिया। उसने बलात्कार किया में सारी बात आ गई, लेकिन आप वो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब तक अंजाम नहीं देंगे उनका काम पूरा नहीं होता है। तो ये जी जी अंजाम जी। देना किसी भी चीज के साथ लगा देंगे। सॉफ्टवेयर को अंजाम दिया, चोरी की दुर्घटना को अंजाम दिया, बलात्कार को अंजाम दिया, हत्या के पाप को अंजाम दिया, सबको अंजाम दिया। ये कोई भाषा है? इसका मतलब उनके पास शब्दावली नहीं है, उनका शब्द भंडार बहुत सीमित है, और ज्यादा पढ़ने की उनको आदत या समय नहीं जिससे कि वो सीख सके। तो फिल्म से या अखबार से या फुटपाथ से जो भाषा सीखी जाएगी वो किसी भी भाषा के लिए जो है कि श्रेयस्कर नहीं है। खैर ऐसा मैं मैं तो आपसे इसका समाधान तो नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपका क्या विचार है कि ये कैसे फिर ठीक हो सकता है? कैसे इसको चीज को, जैसे ये जो त्रुटियां रहती हैं जो जिसका आपने अभी उल्लेख किया अपने वक्तव्य में, तो कैसे क्या देखिए, क्या 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 इसके लिए क्या निदान हो सकता है? इस दिनकर ने ये लिखा था अपने संस्कृति के 4 अध्याय में कि जिस समय ईरान में ये जागरूकता अपनी राष्ट्रीयता की आई, तो उन्होंने अपनी भाषा में से अरबी के शब्द, जो इस्लाम के कारण उनके लिए बहुत पवित्र भाषा है, अरबी के शब्दों की सूचियां बना करके सरकारी दफ्तरों में लटका दी कि अगर ये शब्द लिखोगे तो तुम्हारा कागज स्वीकार नहीं करेंगे हम। ये एक इस्लामिक देश में एक दूसरी भाषा, मतलब अरबी के लिए ये किया गया। अब मैं ये कहूँ, मुझे किसी ने ये कहा, मैं जब ये कह रहा था कि भाई अंग्रेजी के शब्द मत लो, अब ये होता ना कि इसकी लिस्ट आई, मजाल है कि वो उसको सूची कहते हैं, और बहुत तीर मारेंगे तो फहरिस्त कह देंगे, लेकिन सूची नहीं कहेंगे। वो कपिल शर्मा का शो आता है, वो कहता है शब बखैर, गुड नाइट। अरे हिंदी कहाँ है उसमें? तो ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा वैसे मैं कहता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ। तो एक सज्जन ने मुझे कहा कि तुम हिंदी के तालिबान हो। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है कि मैं तालिबान हूँ, मेरे जैसे तालिबान न होते हैं तो आप देवनागरी में सिर्फ फारसी लिख रहे होते। अपनी भाषा की शब्दावली जो है, जो अच्छी भाषा है, जो अच्छे शब्द हैं, जो शब्द भंडार संस्कृत का है, दुनिया में बहुत कम भाषाओं के पास है। और एक शब्द से कितने शब्द और बनते हैं। जब आपने एक शब्द बदल दिया तो वो सारे के सारे आपने उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए आपकी भाषा में वो शब्द नहीं मिलते जो कि हमको उचित चाहिए, क्योंकि आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं। और समाचार पत्र वाले या फिल्म वाले वो कहेंगे कि ये बोलचाल की भाषा है। अरे बोलचाल की भाषा, उसको बनाया किसने? अब इस समय अगर मोदी जी ये कह रहे हैं लोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, तो लोकल और वोकल ही चलेगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया है भाई। और स्टार्टअप इत्यादि जो सारी चीजें हैं आजकल, वो जितने शब्द दे रहे हैं वो सब अंग्रेजी के शब्द दे रहे हैं। तो उससे हिंदी के शब्द कहाँ से आएंगे जब देश का प्रधानमंत्री वो बोल रहा है, जबकि वो हिंदी के पक्षधर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे विरोधी हैं, लेकिन उनको शायद इस तरफ ध्यान किसी ने दिलवाया नहीं कि आपके ये करने से ये सारी अंग्रेजी शब्दावली आ रही है और उनके अपने भाषणों में भी आ रही है। ये ऊपर से होगा। जिस दिन सरकार जाग जाएगी, जैसे कंप्यूटर के साथ ये हुआ कि जब तक आपने अपनी लिपि को, अपनी कीबोर्ड को जब तक के संवार करके यूनिकोड में वो नहीं करवाया, तब तक तो आपकी कीबोर्ड हजारों बन जाएंगे। तो उसी तरह से शब्दों के साथ भी है कि आप, मेरा ख्याल कर्नाटक में उन लोगों ने एक इसी तरह की चीज बनाई थी कि भाषा के इंस्पेक्टर
जो जा करके देखते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, इत्यादि इत्यादि। कोई ना कोई तो एक इस तरह का अधिकार किसी को होना चाहिए जो आपको बता सके। अब ठीक है कि वो समय था कि जब हमारे जो संपादक थे जो ये काम करते थे, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो खैर बहुत ही अच्छी भाषा लिखते थे। ये आगे भी जब तक नवभारत टाइम्स में रहे उस समय तक बहुत अच्छी भाषा लिखते रहे। निर्मल वर्मा की भाषा बिल्कुल आदर्श भाषा के रूप में रही। तो या तो उस तरह के संपादक आए, वो करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आज मैं किसी समाचार पत्र के किसी संपादक को, उप संपादक को ये कहता हूँ कि ये शब्द क्यों है, तो कहता है अगर जो आप कह रहे हैं वो लिखूं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो वो कौन लोग हैं जो कि इस भाषा को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं पूछता हूँ बार बार, लेकिन कभी पता नहीं चलता। और कुछ शब्द तो बदलवाता भी हूँ, बदल भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन सारी भाषा तो उसी तरफ जा रही है जो शुभ नहीं है। अच्छा, शुरू में आपने अपने पुस्तक जो आपकी सुभद्रा है उसका जिक्र किया कि वो उपन्यास नहीं है, तो उसमें नहीं नहीं नहीं, जी जी मैंने सुभद्रा के लिए नहीं कहा, मैंने कहा कि समाज जिसमें मैं रहता हूँ। अच्छा, उस पुस्तक के बारे में, जी जी जी, उस हाँ, पुस्तक जी 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 जी। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और उस पुस्तक के बारे में, क्योंकि आपने उसका शीर्षक बहुत अच्छा रखा कौन है, सी, बहुत अपीलिंग है वो, सुभद्रा या समाज ये जिसमें मैं दूसरी? रहता हूँ। जी 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 समाज जिसमें मैं रहता हूँ। जी 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 देखिए ये शुरू तो कुछ इसी तरह से, जैसे हल्के विषय से एक पति पत्नी से लेकर के कुछ परिवार की बातें लेकर के फिर धीरे धीरे जुड़ता चला गया लोगों की व्यवहार की बातें में। तो जो चीज जो मूल रूप में है कि ये हमारा जो समाज है, इसमें आप किसी के घर जाएंगे और वो कहेगा भोजन कर लो, आप 3 बार मना करेंगे कि नहीं मैं खा करके आया हूं, और चौथी बार खा लेंगे। तो सत्य कहाँ गया भाई? जो सत्य बोलना सिखाया जाता है वो कहाँ गया? और एक आदमी अगर सत्य कहता है कि मैं खाऊंगा, तो आप उसको शालीन नहीं मानते। अगर एक आदमी आपके मुंह पर बता देता है आपको कि सच क्या है, तो आप कहते हैं कि तो लड़ाकू है, झगड़ालू है। बहुत सत्य सत्य बारीक है जैसे। चीजें, बहुत बारीक चीजें आपने पकड़ ली है इसमें। तो मेरे साथ ये है कि जैसे मैंने भाषा को लेकर भी आपसे कहा, जी 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 तो जो व्यक्ति बोलता है, अब एक व्यक्ति आके कहता है कि मुझे, किसी के घर बैठा था मैं, प्रोफेसर वो केमिस्ट्री के थे, उनके घर में वो एक गणित के प्रोफेसर बैठे थे यूनिवर्सिटी के। तो मैं उठा और मैंने कहा कि अब अनुमति दीजिए। तो गणित के प्रोफेसर ने कहा ये जो कुछ मांग रहे हैं इनको दे दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको कोई भाषा नहीं आती, कोई शब्द नहीं आता, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसका परिहास करें, उस पर व्यंग्य करें। आप पूछ लीजिए मुझसे, आप कहेंगे कि अंग्रेजी में आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है अंग्रेजी में ऑर्डर और परमिशन 2 अलग शब्द हैं। उसी तरह से हिंदी में आज्ञा और अनुमति 2 अलग शब्द हैं। मैं अनुमति मांग रहा हूं क्योंकि आप मुझे आज्ञा दे नहीं सकते। कौन कहेगा कि मेरे घर से चले जाओ? अनुमति तो दे सकते हैं। अब इस तरह की कुछ चीजें हैं। अगर किसी ने कहा कि आपको वहां छोड़ देते हैं, तो मैंने कहा छोड़ो मत, पहुंचा दो। तो वो नाराज हो गए कि साहब ये तो शब्द पकड़ लेते हैं। और इसलिए इस मुझे काफी इस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली कि मैं लोगों के शब्दों को पकड़ता हूँ। कोई संदेह नहीं है, ये शुरू से मेरी प्रवृत्ति रही है कि मैं घर में भी, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरी बहू जब विवाह के बाद आई तो वो आंखों की डॉक्टर है, चक्षु विशेषज्ञ है, जी 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 ऑप्थोमोलॉजिस्ट। तो जी हफ्ता 10 दिन तो बहू के रूप में दबी रही, लेकिन उसके बाद फिर उसको लगा कि ससुर जी को बताना ही होगा। तो बोली कि पापा आप दिन भर सुबह से शाम तक शब्दों पर टोकते रहते हैं, बदलने को कहते हैं या कुछ और कहते हैं, आपको मेरी बात तो समझ में आती है ना? मैंने कहा बात तो समझ में आती है, मेरी अपनी बुद्धि के कारण, तुम्हारे शब्दों के कारण नहीं। मैं समझ पाता हूं कि क्या कहा तुमने, लेकिन तुम मुझे ये बतलाओ
कि तुम्हारे सामने यदि कोई दूसरा डॉक्टर किसी रोगी की आंख में गलत दवा डालेगा तुमको कैसा लगेगा? बोली बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा वैसे ही यदि कोई गलत शब्द बोलता है, अनुपयुक्त शब्द बोलता है, तो मुझे उतना ही बुरा लगता है, मेरे भी हृदय पर खरोंच खींच जाती है। ये सरस्वती का अपमान है। आप इस बात को नहीं समझते। हम क्योंकि शब्द पर विचार करते हैं इसलिए मानो उस चीज को। तो उस तरह से जो ख्याति हुई वो ये हुई कि ये आदमी योग्य नहीं। इससे जब बात करोगे तो इसी का कोई ना कोई झगड़ा खड़ा है। और ये मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जहाँ कहीं मैं जाऊं वहां हिंदी को लेकर ना हो ऐसा संभव नहीं है। होता ही होता है, क्योंकि अगले जब अंग्रेजी थोपने की कोशिश करते हैं तो मैं एक सज्जन ने, वो कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस देश में इतनी भाषाएं हैं और आप चाहते हैं केवल एक हिंदी भाषा हो, केवल हिंदी। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि केवल एक भाषा और वो अंग्रेजी हो। हम तो कहते हैं सारी भाषाएं रहें, लेकिन हिंदी का त्याग हमको स्वीकार नहीं है। अंग्रेजी का विरोध हम ना करें, पर हिंदी का त्याग भी मुझे स्वीकार नहीं है कि उसकी जगह पर माँ की जगह मौसी लाए आप, ये मुझे पसंद नहीं है। माँ के साथ तो मौसी ले आए, कोई बात नहीं। तो ये उस में इस तरह की बहुत सारी चीजें उस पुस्तक में, भाषा को लेकर के भी और मदिरा पान को लेकर के भी, रीति रिवाज को लेकर के भी, विवाहों में जो जिस तरह से के मंत्रों का जिस तरह से उपहास है, एक तरह से कहिए, उपेक्षा कहिए, वो सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं समाज की जो उसमें मैंने अपने ही परिवार और अपने आसपास के लोगों को लेकर के लिखी हैं। अब मुझे मालूम है कि 5 लोग प्रसन्न होंगे, 50 लोग रुष्ट होंगे, पर मुझे जैसे सबको तो आप खुश नहीं कर सकते हैं ना, तो ये तो संभव हमारे होता भी नहीं है। मित्र या ने तो बहुत अच्छी बात, परिवार में 10 लोग होते हैं तो 10 लोग खुश नहीं हो पाते हैं, तो हाँ ठीक है। सब लोग कैसे हो पाएंगे? जी वही बात है कि वो मित्र हैं हमारे, उन्होंने कहा कि देखिए, ना आपने किसी को प्रसन्न करने के लिए लिखा, ना आपने किसी को रुष्ट करने के लिए लिखा, आपने तो लिखा, अब जिसको जो होना है वो हो जाए। तो लेखक अगर जिसको ये ठीक लगे सोचने तो ठीक लगे। लगेगा, जी 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 लेखक यदि ये जी सोचने लगेगा कि ये तो ये जी नाराज हो जाएगा, तो फिर तो लिखना बड़ा मुश्किल है। जी इसलिए जी लिखा जी है। प्रकाशक ने ये कहा था कि इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, वो लोग नाराज होंगे। मैंने कहा ये सोच के ही लिखा है कि नाराज होंगे तो हो, लेकिन जो लिखा है वो सत्य, जो लिखा है वो अच्छा सत्य लिखा है। डॉक्टर हाँ साहब, जी, आपका एक उपन्यास है, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, उसके बारे में आप बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद पर के जीवन पर आधारित उपन्यास आपने लिखा है, और कई मेरे मित्रों जी। ने भी जिक्र किया कि ये बात मैं आपसे पूछूं। तो क्या स्वामी जी के सब आपने पूरा दर्शन और पूरा उनका जीवन दर्शन, उनका कार्य दर्शन, पूरा उसको आत्मसात करके इस उपन्यास को किस तरह से, इसकी संरचना कैसे हुई, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव भी है, प्रेम भी है, था भी। लेकिन ये किसी के कहने पर उन्होंने कहा कि एक सीरियल बनाना है तो आप उसके लिए सिनॉप्सिस तैयार कर दीजिए। मैंने विवेकानंद को पढ़ना आरंभ किया, तो जितना पढ़ता गया मुझे लगा कि इस आदमी में कौन सा गुण है जो इसमें नहीं था। संगीत उसमें था, अध्यात्म उसमें था, एकाग्रता उसमें थी, समाधि उसमें थी, दर्शन शास्त्र उसमें था, शारीरिक बल उसमें था, लोगों के प्रति कहिए कि जो सद्भावना होनी चाहिए, जैसे कि उनकी माँ ने कहा कि तू जाता है अपने मित्रों के यहाँ जहाँ तेरा सम्मान नहीं होता, तेरा अपमान होता है, तो क्यों जाता है? तो उनका कहना था कि माँ, व्यक्ति का मान अपमान नहीं होता, मान अपमान होता है देश का, संस्कृति का, धर्म का। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे धर्म पर मेरे समाज के दोषों को आरोपित न किया जाए। जो मेरे धर्म के दोष बता रहे हैं वो मेरे समाज के दोष हैं, धर्म के दोष नहीं है। यदि धर्म पर चला होता समाज तो उसमें ये दोष न होते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इतना आकृष्ट किया और इतना तादाद में उनके साथ हुआ कि मैं पढ़ता ही गया और मैं लिखता गया साथ में। तो वो उपन्यास नहीं है, उपन्यास श्रृंखला है। 7 खंड उसके लिखे, लेकिन अभी भी अंत तक नहीं पहुंचा हूं।
यदि भगवान की कृपा रही तो 2-1 खंड और, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि उस तरह की एकाग्रता और ऊर्जा अब अनुभव नहीं हो रही। हो जाएगी तो लिख दूँगा वो भी। जो कुछ पढ़ा है मैंने वो उनकी जीवनियाँ पढ़ी, उनके जो 8 खंड उनके अपने भाषणों के हैं वो पढ़े, और ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि उनका सारा दर्शन मैंने पढ़ लिया और समझ में आ गया और हृदयस्थ हो गया। मुझे ये लगा कि जब मैंने किसी से चर्चा की कि मैं ये लिखने जा रहा हूँ, तो उसने कहा सामग्री कहाँ से लोगे? मैंने कहा उनकी जीवनी से। बोले अगर जो जीवनी में है वही लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? बात तो बहुत ठीक थी। लेकिन मैंने ये पाया कि जीवनी एक नहीं, उनकी दर्जनों है जीवनियाँ। लेकिन फिर भी तोड़ो कारा तोड़ो इतना अधिक पढ़ा गया और बिका। ये जो हमारे शेखर सेन हैं, जो उसका अभिनय भी करते हैं विवेकानंद का, और वो नाटक एकाल, उसको क्या कहेंगे, जी जी। एकालाप करते हैं। उन्होंने ये स्वयं मंच से कहा था, मुझसे तो कहा ही तो कहा, मंच से ही कहा कि मैं अपने एक मित्र के घर गया और उनसे कहा कि भाई मैं उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा विवेकानंद पर अगला शो विवेकानंद। तो उसने अंदर गया और एक पुस्तक ले आया, तोड़ो कारा तोड़ो, कि इसको पढ़ो। दूसरे के घर गया, उसने भी कहा कि मैं आपको एक पुस्तक देता हूँ, तोड़ो कारा तोड़ो। और उन लोगों ने, रामकृष्ण मिशन ने शुरू में तो बड़ी उपेक्षा की इसकी, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी समझ में आया, और उन्होंने एक जो निबंध जो उनके आधिकारिक पत्र में छपा स्वामी विधेय आत्मानंद का, उसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया की सारी भाषाओं में आज तक जो भी विवेकानंद पर जो उपन्यास लिखे गए हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। अब वो कैसे हो गया उनके साथ मेरा तादात्म्य इतना, और कैसे वो गहरे मेरे अंदर उतर गए कि मैं उसको लिखता चला गया और मुझको तब थकान नहीं हुई। तो ये है कि अब अद्वैत पर अब बात करने लगेंगे तो हो सकता है कि मैं विवेकानंद के वो सारे विचार ना रख सकूं, लेकिन इतना मेरी समझ में आ गया कि अद्वैत क्या होता है। अंतर थोड़ा सा मुझे लगा कि शंकराचार्य को पढ़ा जाए तो वो जरा मेरे जैसे आदमी को, जो कथा घटना संवाद मांगता है, उसके लिए क्लिष्ट है। विवेकानंद वैसे नहीं। विवेकानंद को पढ़ना काफी सरल और प्रवाह युक्त है। तो ये कहीं किसी ने कहा था कि भाई जैसे गंगा आकाश से उतरी तो अगर सीधी पृथ्वी पर आती तो उसके वेग में पृथ्वी डोल जाती, कांप जाती। जी जी जी। इसलिए शंकर ने पहले अपनी जटाओं में लिया और फिर जटाओं से पृथ्वी पर लाए। वैसे ही उनका कहना था कि रामकृष्ण परमहंस अगर सीधे आप तक आए तो आपको वैसे ही झटका लगेगा जैसे कि गंगा अगर सीधी पृथ्वी पर आई होती। इसलिए वो विवेकानंद में आए और विवेकानंद को आप स्वीकार करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके माध्यम से जानते हैं। तो विवेकानंद उस दृष्टि से मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए प्रवाह सरल सहज रूप से आप पढ़ते चले जा सकते हैं, जिस तरह से कि कोई रोचक उपन्यास पढ़ा जाता है। मुझे ऐसा लगा। अब ये तो रुचि भेदन, सबका अपना अपना है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। लेकिन जिन लोगों का जो ये विचार है कि मैं उनने बहुत कोई शोध किया होगा, ऐसा नहीं किया मैंने। ना रामकथा पर किया, ना महाभारत पर किया, ना विवेकानंद पर किया। पुस्तक हाथ लग गई, जो आ गई से मिल गई, दुकान पर मिल गई, व्यक्ति से मिल गई, पुस्तकालय मिल गई, अपने जी जी जी। और वो भीतर चली गई। किसी और विषय की जो पुस्तक दी गई वो मुझसे नहीं पढ़ी गई। उसी तरह से इन तो विषयों पर भी है, तो जो मिल गया वो पढ़ लिया, जो नहीं मिला उसके पीछे भागे नहीं। तो ऐसा कोई बहुत शोध मैंने नहीं किया है, ना उसका मैं श्रेय लेना चाहता हूँ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कविता लिखने का शौक आपको हुआ, रुचि रही कविता काव्य रचना की? देखिए, जो लड़का लड़की, लड़की की बात मैं नहीं जानता, लड़कों की जानता हूँ कि जो किशोर से युवा की तरफ बढ़ता, युवावस्था की तरफ, वो कवि हो जाता है। लड़कियों को देखता है तो कविताएं लिखने लगता है, प्रकृति को देखता है तो कविताएं लिखता है। तो मैंने भी 10वीं 11वीं इंटरमीडिएट वगैरह में
2-4 कॉपियां भरी थी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ही पता लग गया, एमए में था मैं जब, यहाँ मैंने कविता सुनाई तो मुझे समझाया गया और मेरी समझ में आ गया कि मुझ में कवित्व नहीं है। कविता के लिए जो तत्व चाहिए मुझ में संगीत नहीं है। मतलब मुझे जो भगवान से अगर कोई शिकायत है तो ये है कि एक तो उसने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ाई, एक मुझे संगीत नहीं सिखाया, बाकी बहुत दिया। तो मुझे ये पता लग गया कि मैं कवि नहीं हूँ, मुझ में कवित्व नहीं है, तो मैंने कविता लिखनी छोड़ दी। गद्य की लगभग सारी विधाओं में लिखा है पर कविता नहीं लिखी, और उसका मुझे कोई उसका पछतावा नहीं, कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज मुझ में है उसका सदुपयोग करूँ ना। अगर मुझे गद्य लिखने का इतना अभ्यास है कि मैं अब उपन्यास सबसे ज्यादा सरल लगता है। जो चीज है, नाटक भी आए तो उपन्यास में समा जाता है, कहानी भी आए तो उपन्यास में समा जाती है, कुछ और भी आए तो उसमें। उपन्यास एक ऐसी विधा मुझे लगती है जिसमें आप किसी भी विधा को कहीं भी टांक दें। अगर राम कथा है और उसमें शूर्पणखा और लक्ष्मण बात कर रहे हैं तो व्यंग्य कर रहे हैं। कईयों ने कहा कि ये तो व्यंग्य हो गया, मैंने कहा हो गया तो हो गया, उसमें क्या है, उपन्यास का अंग है। लेकिन कवित्व मुझ में नहीं है, तो अपनी जो कवि, अब अगर प्रेमचंद ने उपन्यास लिखी, कहानियां लिखी, कविता नहीं लिखी तो क्या फर्क पड़ गया। जयशंकर प्रसाद ने अगर इतने अच्छे नाटक लिखे, इतना अच्छा काव्य लिखा, उपन्यास नहीं अच्छा लिखा तो क्या फर्क पड़ गया। तो जो अपनी विधा है, जो अपने व्यक्तित्व में है, उसी में रहना चाहिए। इसलिए मैंने कविताएं, ये तो नहीं कह रहा कि कभी नहीं लिखी, लेकिन वो जो लिखी वो लिखने लायक, मतलब लिखने जैसी बात नहीं थी, गंभीर नहीं था काम। वो तो शुरू में केवल आपकी अवस्था के जो आयाम होते हैं उसी में वो चल गया। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आप की दृष्टि में, आपकी पूरी साहित्यिक यात्रा में, आपकी जीवन यात्रा में, आपके कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनका ज्यादा आप समझते हैं कि आप पर उनका प्रभाव रहा है? सबसे निकट तो मैं मानता हूँ, देखिए मुझे बहुत उपन्यासकार पसंद है, बहुत, अपनी भाषा के भी, दूसरी भाषाओं के भी। अब टॉल्स्टॉय भी पसंद है अगर, तो ठीक है, रूसी में भी है और अंग्रेजी में भी है कुछ उस तरह से। लेकिन हिंदी में जो मुझे बहुत निकट और प्रिय लगे, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है और दूसरे अमृतलाल नागर हैं। ये दो, चूंकि एक तरह से अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उपनिषद को उपन्यास बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो लोगों को समझ में ही नहीं आया। उसका महत्व, अनामदास का पोथा का वो महत्व नहीं उसको मिला जितना कि होना चाहिए। और उसी तरह से अमृतलाल नागर हैं कि उनके जो उपन्यास हैं, एकदा निमिषारण्य, उनका मानस का हंस, या और इस तरह के उपन्यास। बाकी ठीक है कि मैं तो उपन्यासकार इसलिए अपने आप को कहता हूँ कि घटना से प्यार है। बच्चों की कहानियां भी होंगी तो भी पढ़ जाऊंगा, उपन्यास होंगे तो भी पढ़ जाऊंगा, किसी भाषा में हो, किसी समाज के लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटना मूल रूप से। और दूसरी चीज मुझ में चूंकि क्या कहूँ, उसको वक्रता भी है, कटाक्ष भी है, इसलिए व्यंग्य भी में भी गति है मेरी, तो दोनों काम किए उस तरह से। और अगर आप पूछें तो प्रेमचंद मुझे प्रिय हैं, यशपाल मुझे प्रिय हैं, मुझे रेणु बहुत प्रिय रहे। मुझे मतलब निर्मल वर्मा की तो भाषा पढ़ करके मैंने अपनी, मुझे याद है कि 2-1 रचनाएं अपनी फाड़ दी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो भाषा तो ये है। लेकिन उपन्यास उनके भी शैली और भाषा और दूसरी चीजें हैं। कथानक की दृष्टि से मुझे लगता है कि उसका अवदान उस तरह से समाज के लिए नहीं है जैसा कि एक अच्छे उपन्यासकार का होना चाहिए। अब ये मुझे पसंद है। वैसे कथा की और घटना की दृष्टि से तो आचार्य, क्या नाम है उनका, वैशाली की नगर वधू वाले, चलिए अभी याद आएगा तो बताऊंगा। चतुर्सेन शास्त्री, जी चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास भी। अच्छा, चतुर्सेन शास्त्री, जी। मेरा भी दिमाग एकदम जाम सा हो गया। जी।
तो ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार हैं जो पढ़े और अच्छे लगे। और लेकिन अब धीरे-धीरे होता है इस उम्र तक आकर के अब कोई कहे कि भई आपने कहा कि टॉल्स्टॉय आपको प्रिय है, तो अन्ना कैरेनिना की घटनाएँ आई तो वो याद नहीं है, भूल गया उस तरह से। उस दृष्टि से सिवाय प्रेमचंद के और शायद किसी को भी, बाकी ये तो हजारी प्रसाद बेरी और अमृतलाल नागर इत्यादि तो हैं ही मेरे प्रिय। हरिशंकर कुछ परसाई जी के बारे में क्या विचार है आपके? हालांकि वो तो बहुत बड़े व्यंग्य के सम्राट माने जाते हैं। व्यंग्य के सम्राट इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने एक नए युग में नए ढंग से व्यंग्य लिखना शुरू किया। उसके पहले के जो व्यंग्यकार थे वो बड़े एक तरह से अंग्रेजों के दबाव में उस समय खुल करके कोई लिख नहीं सकता था। इन्होंने वो लिखा और स्वतंत्रता के दिनों में लिखा। तो वो पहले व्यंग्यकार थे उस तरह के। तो इसलिए मैंने भी उनसे संस्कार ग्रहण किए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको जितना महान बना दिया गया उतने महान वो है नहीं। आरंभिक हैं, शुरू के हैं, अच्छे हैं, उन्होंने कई चीज़ें बहुत अच्छी लिखी, लेकिन एक भी उनकी कोई बड़ी रचना इस तरह की नहीं आई जैसे कि राग दरबारी है। जी, जी। राग दरबारी जितना बड़ा उपन्यास व्यंग्य का है, उतनी देर तक व्यंग्य को बनाए रखना, सस्टेन करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन लिखा, जिसमें उस तरह की क्षमता होगी वो लिखेगा ही। तो मैं इनका हरिशंकर परसाई को अच्छा मानता हूँ, सम्मान भी देता हूँ। कोई उनको मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर रहा, उनकी अवमानना नहीं कर रहा, लेकिन उतने महान भी वो मुझे नहीं लगते जितने के लोगों ने उनको बना दिया। अच्छा, अब लगभग हमारा समय तो हो गया, लेकिन कार्यक्रम के अंत में अब आपसे ये जानना ज़रूरी है कि साहित्य के अतिरिक्त आप जैसे अन्य जो विधाएँ हैं, संगीत है, कला है, तो कहीं कोई ऐसी रुचि रही होगी आपकी जिस पे आपने अपना हाथ आज़माना चाहा? संगीत तो मैंने आपको कहा कि मुझ में है वो तो कहा नहीं। आपने, उसका उत्तर तो मिल गया मुझे। लेकिन हाँ, साथ में और कोई नहीं कला मैंने मतलब कभी गाने का या कुछ अभ्यास नहीं सुनना किया। जिसको कहते हैं कि नहीं? जी, जी, जी। ठीक है, कोई अच्छे मतलब कॉन्सर्ट में जा करके सुना हो ऐसा नहीं है। घर में भी मेरे बच्चे जो हैं मुझसे कहीं ज़्यादा वो बजा करके सुनते हैं उस तरह से। इन लोगों ने स्कूल में उसकी शिक्षा पाई, सरदार पटेल विद्यालय में शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत जो, तो उसके माध्यम से उनके माध्यम से मैंने भी जो शास्त्रीय गायक जो हैं उनको, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सुना, लेकिन उसका कोई दावा नहीं है मुझे। और दूसरी कलाओं में भी लकीर एक सीधी नहीं मुझसे खींची जाती कि मैं कहूँ कि मैं चित्र बना लेता हूँ, वो भी नहीं है। बस शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से जो कुछ हो सकता है वो भी सीमित, जो मैंने बतलाया कि उसमें भी होता है ना कि पूरी भाषा है, फिर उसमें आप गद्य में, पद्य में, इसमें उसमें जाते हैं। तो अपनी विधा अपने व्यक्तित्व के हिसाब से आप चुन लेते हैं, वो करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके बाहर कुछ नहीं है बस। खेल में मुझे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला स्कूल से कॉलेज तक में। वहाँ भी हुआ तो डिबेट में आपको, वाद विवाद में आपको मिल रहा है, निबंध प्रतियोगिता में मिल रहा है, नाटक के अभिनय में मिल रहा है। लेकिन इसके बाहर जो बाकी भी चीज़ों में एक बड़ा शून्य है। उस वो वैसा कुछ मैंने किया नहीं। और उसके जैसे मैंने कहा कि कोई मलाल नहीं है उसका, क्योंकि करने को मुझे लगता है कि जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि तू प्रेरित करता है, मैं प्रेरक हूँ। तो जो वो प्रेरक करवाता है आपसे वो आप कर ले, बस ठीक है। उसने जो कहा, और कृष्ण ने ये भी कहा कि जो मैंने ये स्वभाव तुमको जन्म समय से ये स्वभाव मैंने दिया है, और जो अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है वो मेरी पूजा करता है। तो मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ, जो है मेरे स्वभाव में वो करता हूँ, जो नहीं है उसके लिए कभी बहुत हाथ पैर नहीं मारे, जरूरत नहीं समझी, लगा यही बहुत है, जो दिया है उसने उस पर काम करो और जितना हो सके उतना निष्ठा से उसको किया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना समय दे दिया मेरे साथ, इस मंच पर आप आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए थे, प्रतिभा जैन जी जुड़ गई थी,
अमलेंदु शेखर जी, सदानंद मिश्र जी, बहुत सारे, आशमा कौल जी, तो जो आपकी ये बातें सुन रहे थे, तो उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? ये सारे शब्द उन्हीं के लिए तो हैं। ये भी ठीक है। उसके बाद फिर क्या, और 2 शब्द क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका, प्रणाम करता हूं, नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, आज के हमारे विशेष अतिथि थे रचना धर्मिता कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार, चिंतक डॉक्टर नरेंद्र कोहली, जिनसे हम उनके लेखन के बारे में, उनके लेखन दर्शन के बारे में, जीवन के बारे में बातचीत कर रहे थे। और इस तरह से जो हमारे साथ इस दौरान मित्र जुड़े, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे। मुझे अब आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।